नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में बायोलॉजी स्टार्ट कर रखी थी और बायोलॉजी में अपन टॉपिक पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन मतलब पोषण। और पोषण के अंदर अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया था और विटामिन के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था। आज उसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ेंगे और एक और पोषण के बारे में पढ़ते हैं, जो क्या है फैट। क्या है फैट? फैट मतलब वसा। अब देखो, विज्ञान में शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे वसा के लिए साइंस में कौन सा शब्द काम में लिया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा वर्ड काम में लिया जाता है? लिपिड। ठीक है, लिपिड। लिपिड किसके लिए काम में लिया जाता है? वसा के लिए। अब देखो, लिपिड का मतलब क्या है? लिपिड का सिंपल सा मतलब ऐसे कणों से हैं, ऐसे कण जिनमें क्या हो, अत्यधिक ऊर्जा हो। सिंपल सी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कण जिनमें अत्यधिक ऊर्जा हो उन्हें क्या बोलते हैं अपन? लिपिड बोलते हैं। और लिपिड वर्ड किसके लिए काम में लिया जाता है? वसा के लिए काम में लिया जाता है। कई बार लिपिड की जगह लाइपो भी लिखा जाता है, क्योंकि लिपिड किससे बना है? लाइपो से बना है। ठीक है, लिपिड और लाइपो दोनों वर्ड किसके लिए काम में आते हैं? वसा के लिए। अब वसा के निर्माण की बात करते हैं अपन। जैसे अपन ने कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पढ़ा था, किस किस से मिलकर हुआ था? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हुआ था। ऐसे ही वसा का निर्माण किससे मिलकर होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही किसका निर्माण होता है? वसा का निर्माण होता है। अब देखो, एक वर्ड आता है जिससे लाइपो वर्ड किस लिए आया? वसा के लिए। एक विज्ञान में वर्ड होता है जेनेसिस, जेनेसिस, और एक होता है लाइसिस। इन दोनों का अर्थ समझो। तो जेनेसिस का अर्थ होता है निर्माण, और लाइसिस शब्द का मतलब होता है विघटन यानी टूटना। कोई भी चीज टूटेगी ना, उसके लिए साइंस में कौन सा वर्ड काम में लिया जाएगा? लाइसिस। तो देखो, अपन निर्माण किससे मिलकर होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि वसा के निर्माण को क्या कहते हैं? वसा के निर्माण की प्रक्रिया, वसा के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब वहां पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस। अब लाइपो वर्ड किस लिए आया? वसा के लिए आया। तो यहाँ से इतना आइडिया तो होगा कि जो लाइपो वाला ऑप्शन है ना, वही है। लेकिन लाइपो के अंदर भी निर्माण, निर्माण के लिए क्या आता है? जेनेसिस। तो वसा के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लाइपोजेनेसिस। ठीक है, वसा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लाइपोजेनेसिस। अब यहाँ से क्वेश्चन आया, वसा के विघटन की प्रक्रिया। वसा के विघटन मतलब टूटने की प्रक्रिया। ठीक है, क्या कहलाती है? विघटन मतलब टूटना। वसा के लिए वर्ड क्या आएगा? लाइपो। और लाइपो के साथ क्या लगेगा टूटने के लिए? लाइसिस। तो लाइपोलाइसिस क्या है? वसा के विघटन की प्रक्रिया है। जैसे पिछली क्लास में अपन ने देखा था ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या था? तो ग्लाइकोजन के निर्माण की प्रक्रिया थी। वहाँ पे जिसको जेनेसिस का मतलब पता था ना, वो पता लगा सकता था कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है। तो सिंपल सी अपन ने तीन चार चीज़ें देखी। लिपिड कण, अत्यधिक ऊर्जा, किससे निर्माण होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। वसा के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लाइपोजेनेसिस कहलाती है। वसा का विघटन या टूटना क्या कहलाता है? लाइपोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, अब देखो चलते हैं इससे आगे। ये तो सिंपल सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब इससे आगे देखना। इससे आगे की जब अपन बात करते हैं ना, तो वसा हमारे शरीर के अंदर कार्य क्या करती है? वसा का यूज क्या है? तो देखो, वसा के वर्क की बात करते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर। पहला काम तो ये क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट की तरह शरीर को ऊर्जा देने का काम करती है। ऊर्जा देने का काम। अब शरीर को ऊर्जा देगी तो अपन ने पढ़ा था, जिसके पास ज़्यादा ऊर्जा होगी उसकी कार्य क्षमता भी अधिक होगी। तो वसा क्या करती है? व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। कार्य क्षमता को बढ़ाती है।
एक वसा हमारे शरीर में जाकर जो अपनी ये स्किन होती है ना, इस स्किन के नीचे जमा हो जाती है, एक लेयर बना लेती है। वो लेयर क्या काम करती है, तो वसा की परत हमारे शरीर से ऊष्मा बाहर आने से रोकती है। जायज़ सी बात है, हमारी स्किन के नीचे क्या है, लेयर है, किससे बनी हुई, वसा से। तो वो क्या करती है, हमारे शरीर का जो ऊष्मा है ना, ताप है ना, उसको संतुलित रखती है, उसको मेंटेन रखती है, उसको बाहर आने से रोकती है। प्लस हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, उन अंगों के लिए लुब्रिकेंट का काम कौन कर रहा है, उनको मुलायम बनाए रखने का काम कौन कर रहा है, तो अंगों को मुलायम बनाए रखने का काम भी कौन करता है, अपनी वसा करती है। तो वसा के 4 कार्य: ऊर्जा देने का काम, कार्य क्षमता को बढ़ाती है, वसा हमारे शरीर कि जो अंदर की स्किन है ना, स्किन के नीचे एक लेयर बना लेती है, वो लेयर क्या करती है, शरीर की ऊष्मा बाहर आने से रोकती है। प्लस वसा अंगों को क्या बनाती है, मुलायम बनाती है। सिंपल सी बात, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर अपन ने क्या पढ़ लिए, कार्य पढ़ ली। अब इसका निर्माण समझते हैं अपन थोड़ा डीपली। ये तो देख लिया कि वसा का निर्माण होता किससे मिलकर है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। लेकिन देखो, वसा का निर्माण बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर होता है। उसमें क्या होते हैं, वसा का निर्माण वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के मिलने से होता है। ठीक है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के मिलने से किसका निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। अब कितने अणु वसीय अम्ल होते हैं, तो 3 अणु वसीय अम्ल प्लस 1 अणु जब ग्लिसरॉल मिलता है ना, तो किसका निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। इसलिए वसा को 3 अणु किसके, वसीय अम्ल के, 1 अणु ग्लिसरॉल का, इसलिए वसा को क्या कहा जाता है। देखो एक क्वेश्चन आता है, ट्राइग्लिसराइड किसे कहा जाता है, ट्राइग्लिसराइड, और एक होता है मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड किसको कहा जाता है, तो मोम को कहा जाता है, क्योंकि मोम के अंदर 1 अणु वसीय अम्ल होता है, 1 अणु ग्लिसरॉल होता है। अब वसा के अंदर ध्यान में रखना आपको, 3 अणु तो वसीय अम्ल और 1 अणु क्या पाया जाता है, ग्लिसरॉल पाया जाता है। इसलिए वसा को क्या अपन क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अब देखो ग्लिसरॉल क्या होता है, अब इनके बारे में समझते हैं। पहली चीज तो वसीय अम्ल। वसीय अम्ल क्या होता है, तो एक कार्बन से बनी लंबी श्रृंखला होती है, कार्बन से बनी लंबी श्रृंखला जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, त्रिबंध इनसे जुड़ी होती है, एक लंबी श्रृंखला होती है। और इस श्रृंखला के अंत में, इसके अंत में क्या जुड़ा होता है, ये छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान रखोगे ना, तो आगे जाके आपको समझने में आसानी होगी। कार्बन से बनी एक लंबी श्रृंखला और इसके अंत में क्या जुड़ा होता है, तो आप याद रखोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। ये कहाँ जुड़ा होता है, इस श्रृंखला के अंत में जुड़ा होता है। अब देखते हैं ग्लिसरॉल क्या होता है और इनके बारे में थोड़ा डीप पढ़ते हैं। तो देखो आगे सिंपल सा आपको ये समझ में आ गया कि 3 अणु तो क्या होते हैं, वसीय अम्ल, और 1 अणु क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। इसीलिए वसा को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। देखो पहले देखते हैं ग्लिसरॉल के बारे में। तो ग्लिसरॉल का आपने नाम भी सुना होगा, कहाँ पे सुना है, ग्लिसरॉल। पहली चीज तो इसके बारे में क्या है कि यह अल्कोहल का सह उत्पाद है। किसका, अल्कोहल का सह उत्पाद। सह उत्पाद का मतलब क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं इसके निर्माण में किसका योगदान है, अल्कोहल का योगदान है। तो अल्कोहल का सह उत्पाद कौन है, ग्लिसरॉल है। और ग्लिसरॉल का उपयोग भी किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, तो जो अपन फिल्में देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, वहाँ पे आप देखते होंगे कि अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं ना, उनकी आंखों में झट से आंसू स्टार्ट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है, कृत्रिम आंसू लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम आंसू लाने के लिए, कृत्रिम आंसू लाने के लिए किसका उपयोग
किया जाता है, ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। और किसका सह उत्पाद है? अल्कोहल का सह उत्पाद है। अगली चीज, इसका यूज साबुन में भी किया जाता है, ग्लिसरॉल का। ठीक है, ग्लिसरॉल का उपयोग किस में किया जाता है? साबुन में भी किया जाता है। और साबुन में क्यों किया जाता है? साबुन को पारदर्शी बनाने में। एक साबुन आती है जिसके आर पार दिखता है, अगर आपको नाम याद हो तो चैट बॉक्स में कमेंट करें। वो पारदर्शी किस वजह से होती है? उसके अंदर क्या मिलाया होता है? ग्लिसरॉल मिलाया होता है। तो ग्लिसरॉल के बारे में 3 चीजें, अल्कोहल का सह उत्पाद है, कृत्रिम आंसू लाने में, साबुन को पारदर्शी बनाने में। प्लस अब देखो यहाँ वर्ड आया अल्कोहल। अल्कोहल के झट से 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कौन सा? एक तो अल्कोहल से संबंधित बीमारी है, कौन सी? जिसका नाम है सिरोसिस। जो अल्कोहल का अधिक सेवन करता है ना, उसका कौन सा अंग डैमेज हो जाता है? यकृत, लीवर। और इस बीमारी का क्या नाम है? सिरोसिस। ठीक है, एक जो शराबी व्यक्ति होता है ना, उसके मस्तिष्क का कौन सा अंग काम नहीं करता? कौन सा भाग काम नहीं करता मस्तिष्क का? तो याद रखोगे आप, सेरेबेलम। ठीक है, एक तो सेरेबेलम होता है, एक सेरेब्रम होता है। तो जो अल्कोहल का सेवन करता है ना अधिक मात्रा में, जिसने अधिक मात्रा में शराब पी, उसके मस्तिष्क का कौन सा अंग काम नहीं करेगा? तो सेरेबेलम काम नहीं करेगा। शराबी व्यक्ति का कौन सा अंग डैमेज हो जाता है? तो लीवर। बीमारी को क्या बोलते हैं? सिरोसिस। तो ये अपन ने किसके बारे में पढ़ लिया? ग्लिसरॉल के बारे में। अब देखो, अब जब अपन बात करते हैं ना फैटी एसिड की, जो इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली चीज़ है ना, वो यही है, वसीय अम्ल। वसीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं फैटी एसिड, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। तो वो देखो, उसको अपन एक टेबल में देखेंगे। तो देखो, जो वसीय अम्ल होते हैं ना, ऊपर लिख देता हूं, वसीय अम्ल, फैटी एसिड। पहली चीज तो अपन ने क्या समझी कि यह कार्बन से बनी एक श्रृंखला है। तो कार्बन से बनी लंबी श्रृंखला, और इसके अंत में क्या जुड़ा होता है? तो आपको मैंने बताया था क्या जुड़ा होता है? COOH। COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा अम्ल जुड़ा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बन से बनी हुई एक लंबी श्रृंखला होती है, अंत में क्या जुड़ा होता है? COOH जुड़ा दिखे, वही क्या है? फैटी एसिड है। अब देखो, ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होती है संतृप्त वसीय अम्ल, संतृप्त वसीय अम्ल, इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। ठीक है, और एक होते हैं असंतृप्त, असंतृप्त वसीय अम्ल। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही होते हैं। कंफ्यूजिंग होते क्यों है? क्योंकि उसका एक लॉजिक है। आप चीज़ों को हार्ड लेवल में याद करने की कोशिश करते हो, उसे आसान तरीके से समझने की कोशिश नहीं करते हो। तो वसीय अम्ल 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल। अब देखो, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या है? कार्बन से बनी एक लंबी श्रृंखला। ये बना दी मैंने, कार्बन से बनी एक लंबी श्रृंखला, ये बना दी। ठीक है, 4 कार्बन लगा दिए, ये श्रृंखला चलती जा रही। और अंत में मैंने क्या जोड़ दिया? COOH। इनके बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो कार्बन से बनी हुई एक लंबी श्रृंखला और अंत में क्या जुड़ा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है? वसीय अम्ल है। लेकिन ये किस प्रकार का है? ये असंतृप्त वसीय अम्ल है। जब इसके अंदर से अपन क्या पास करते हैं? हाइड्रोजन गैस पास करते हैं ना, H2, तो क्या होता है? ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। किस में? सिंगल बंध में। तो कैसा हो जाएगा ये दिखने में? ऐसा हो जाएगा, देखो। ठीक है,
अपन ने क्या बनाया, एक कार्बन की लंबी श्रृंखला, अंत में क्या जोड़ा, COOH, इनके बीच में क्या था, डबल बॉन्ड, ठीक है। और इसके बीच में जब अपन ने हाइड्रोजन गैस पास कराई तो ये किस में टूट गया, सिंगल बॉन्ड में टूट गया, और अंत में क्या है, COOH है। तो ये भी क्या है, वसीय अम्ल है, और ये भी वसीय अम्ल है। अब देखो ये चीज़ याद होती हैं, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। कैसे याद रखोगे, 2 नंबर पे क्या आता है, असंतृप्त, 2 नंबर पर मतलब डबल बॉन्ड सबके बीच में, और लास्ट में COOH जोड़ दो। अब देखो पॉइंट लिखते जाओ। पहली चीज तो क्या, जो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं ना, उसमें कार्बन की श्रृंखला किस बंध से जुड़ी होती है, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है, एकल बंध से जुड़ी होती है। तो इनमें कार्बन की श्रृंखला किस बंध से जुड़ी होती है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है। समझ गए, सिंगल बंध या एकल बंध से जुड़ी होती है। इसमें किस से जुड़ी होती है, तो इसमें अपने को दिख ही रहा है, किससे, डबल बॉन्ड से। तो याद रखोगे कौन कौन सा, या तो डबल बॉन्ड से जुड़ी होगी, या डबल बॉन्ड नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब कई सोच रहे होंगे ये कैसे बना दिया, ऐसे याद रखना है बच्चा, जब केमिस्ट्री आएगी तो आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। आप यहाँ पे केवल इतना ध्यान में रखें कि खूब सारे कार्बन जुड़े हुए हैं, अंत में क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, बीच में डबल बॉन्ड है तो, और ट्रिपल बॉन्ड है, तो किस प्रकार की वसा है, असंतृप्त वसीय अम्ल है। अगली चीज क्या ध्यान में रखोगी, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इनका जो बंध होता है ना, इनका बंध, बॉन्डिंग मजबूत होता है, ठीक है। और मजबूत होने के कारण हमारे शरीर में इस प्रकार के वसीय अम्ल जब भी जाएंगे ना, तो इनका पाचन आसानी से नहीं होगा। तो इनका पाचन आसानी से नहीं होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है इसलिए मजबूत है, और मजबूत होने से हमारे शरीर के अंदर पाचन आसानी से नहीं होगा। और इनका जो बंध होता है ना, वो क्या होता है, सरल होता है, मजबूत नहीं होता, इसलिए इनका पाचन याद रखोगे आसानी से हो जाता है। सिंपल से 3 पॉइंट अपन ने पढ़े, ये सब अपने नोट कर लिए होंगे। बोर्ड मेरे को साफ करना पड़ेगा क्योंकि इस समय बोर्ड छोटा अवेलेबल है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लेवल इंक्रीज होगा, आपके लिए सुविधाएं बढ़ा दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो को बार बार शेयर करते रहें, ठीक है। सिंपल 3 चीज़ें, संतृप्त वसीय अम्ल, ठीक है, ये समझ में आ गया। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में सिंगल बंध है, इसलिए क्या है, पाचन आसानी से होता है और मजबूत होता है। सिंगल बॉन्ड पाचन आसानी से नहीं होता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, मजबूत होता है। और इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जो क्या होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। ये टूट गए ना, देखो इधर से हाइड्रोजन गैस पास करवाई और ये सिंगल में टूट गया। सिंगल आदमी थोड़ी ना टूट सकता है, एक तो 2 आदमी होते हैं, उनको अलग अलग मत करना आसान होता है, लेकिन जो अपने में अकेला आदमी है ना, उसका मत कोई नहीं तोड़ सकता, वो अपने विचारों में रहेगा। लेकिन 2 आदमियों के विचार तोड़े जा सकते हैं। वहाँ से आप याद रख सकते हो कि जिसमें डबल है उनका क्या होता है, बंद होता है ना, वो मजबूत नहीं होता, सरल होता है, इसलिए इनका क्या होता है, हमारे शरीर में पाचन हो जाता है। अब साफ कर रहा हूँ, 2-3 पॉइंट और बचे हैं, वो भी देखेंगे अपन नीचे। अब देखो, अब इनके जमने का और नहीं जमने का कैसे पता लगाएंगे। तो जो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कमरे के तापमान पे तरल होते हैं, मतलब इनका गलनांक उच्च होता है और इनका गलनांक क्या होता है, कम होता है। 2 पॉइंट, इसका गलनांक उच्च और इसका क्या, कम। अब गलनांक उच्च होता है तो ये क्या होंगे, जो अपना कमरे का तापमान होता है ना, रूम का टेम्परेचर, उस पर कैसे रहते हैं, ये कमरे के तापमान पर ठोस रहते हैं। कमरे के तापमान पर कैसे रहेंगे, ठोस। और ये कमरे के तापमान पर क्या रहेंगे, तरल, मतलब लिक्विड, ठीक है। अब अगली चीज, ऐसी चीजें याद करो जो कमरे के तापमान पे ठोस रहती हो। कौन कौन से, जैसे घी, नारियल का तेल, ठीक है, चीड़ का तेल,
ये सब किसके स्रोत हैं? ठीक है, ये सब किसके स्रोत है? तो संतृप्त वसीय अम्ल के स्रोत हैं। और इनकी जब अपन बात करते हैं तो कौन कौन? जैसे अपना वनस्पति तेल आता है ना वो, और एक मछली का ऑयल, मछली का तेल, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? संतृप्त वसीय अम्ल के एग्जाम्पल है। चीज़ें पॉइंट वाइज पॉइंट इन्हीं से याद होगी। जैसे अपन ने याद किया कमरे के तापमान पे ठोस, अब याद करो कमरे के तापमान पे ठोस कौन रहता है? तो नारियल का तेल रहता है, घी रहता है, चीड़ हिमालय पे क्या पाए जाते हैं? ऐसे शंकुनुमा वृक्ष पाए जाते हैं, देखो ऐसे देखे होंगे आपने फिल्मों में, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं चीड़ का तेल, वनस्पति तेल और मछली का तेल। ठीक है, ये सिंपल से होंगे इनके स्रोत। अब देखो कई बार पूछा जाता है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे? वो तो स्रोत से जिनसे अपने को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं तो एक अम्ल आता है पामेटिक अम्ल, पामेटिक अम्ल, और एक और आता है दूसरा स्टेरिक अम्ल। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? संतृप्त वसीय अम्ल के एग्जाम्पल है। और असंतृप्त के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो याद रखो, एक तो अलसी का तेल, ठीक है, ये किस में आता है? चीड़ का तो इसमें आता है संतृप्त में, और असंतृप्त में क्या आएगा? अलसी। अलसी याद नहीं रहे, अलसी के ऐसे याद रख लेना, असंतृप्त। ठीक है, अगला एक होता है लिनोलेनिक अम्ल, और इसी लिनोलेनिक अम्ल को क्या कहा जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड भी कहा जाता है, ओमेगा 3 फैटी अम्ल। ठीक है, इस चीज़ को आप एक बार बेक करके वापस देखेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे, सिंपल सा। अब देखो अपन वर्बली याद कर सकते हैं, जैसे संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त में स आ रहा है ना, स का मतलब सिंगल, ठीक है, मतलब इसमें कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड सिंगल होगा वो क्या होगा? मजबूत होगा। तो इनका जो बंध होता है वो क्या होता है? मजबूत होता है, और मजबूत होगा तो हमारे शरीर में पाचन आसानी से नहीं होगा। ठीक है, मजबूत है तो क्या रहेंगे? ठोस रहेंगे। तो ये कमरे के तापमान पे क्या रहते हैं? ठोस रहते हैं। कमरे के तापमान पे ठोस कौन कौन रहता है? घी रहता है, नारियल का तेल रहता है, ये सब क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए। संतृप्त वसा आपको याद हो गई। असंतृप्त वसा पे चले जाओ, जस्ट इसका अपोजिट होगा। संतृप्त का स वर्ड पकड़ा, स से आपने पकड़ा सिंगल, और सिंगल पकड़ते हैं आपके सारे पॉइंट आ गए एक साइड के, दूसरी साइड के अपने आप आ गए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप ये समझ गए होंगे। बाकी आप कभी इसकी कंप्लीट क्लास होगी ना, पूरी वसा पे अपन ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ेंगे, तब मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आप समझ चुके हैं, ऐसा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, बाकी आप बंद वगैरह का सारा लॉजिक कहाँ पे समझोगे? तो जब अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी ना, तब इन चीज़ों को आप समझोगे। अभी के लिए इनको पीछे करके आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, इसका भी क्वेश्चन आता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसके बारे में भी याद रखो। क्या याद रखो? ये किस प्रकार की वसा है? तो ऐसे क्या याद रखोगे? असंतृप्त वसा है। ठीक है, इसको दूसरे किस नाम से कहा जाता है? तो लिनोलेनिक अम्ल, इसी का क्या है? अन्य नाम है। अगला पॉइंट, इसकी सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? सबसे अधिक ये किस में पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा, तो इसकी सर्वाधिक मात्रा होती है मछली के तेल में, मछली का तेल, फिश ऑयल। ठीक है, क्योंकि वसा होती है ना अपने को वनस्पति से भी प्राप्त होती है और जंतुओं से भी प्राप्त होती है, सबसे प्राप्त होती है। ठीक है, और एक याद रखना, जंतु वसा कौन सी है? जो चर्बी आती है ना, जंतु वसा, वो किस में आती है? तो वो संतृप्त वसा में आती है। तो सर्वाधिक मात्रा मछली का तेल, और किस में पाया जाता है? अलसी का तेल, इसमें भी पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? जो सोयाबीन का तेल होता है ना, उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये आ गई मात्रा। अब ये किन के लिए ठीक है? तो जो हृदय रोगी होते हैं ना, उनके लिए क्या है? ये ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है? लाभदायक है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। अब पढ़ते हैं अपन वसा से होने वाले नुकसान।
वसा से कौन कौन से नुकसान होते हैं, प्लस उससे पहले दो चीज़ें देख लो कि जो होती है ना वसा के स्रोत कौन से होते हैं। अपने को आहार में किससे मिलता है वसा, तो घी से मिलता है, तेल से मिलता है, प्लस जो भी तला हुआ भोजन है, इन सब से हमारे शरीर को क्या मिलती है, वसा मिलती है। अब वसा ऊर्जा देती है, लेकिन ऊर्जा कितनी देती है, जैसे अपन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं ना, 1 ग्राम कार्ब्स कितनी ऊर्जा देता है, तो 4.2 किलो कैलोरी देता है। ये अपन ने पिछली क्लास में देखा था। इसी हिसाब से 1 ग्राम जो वसा होती है ना, फैट होती है, वो हमारे शरीर को कितनी एनर्जी दे सकती है, तो कितनी देती है, 9.3 किलो कैलोरी। ठीक है, लेकिन वसा हमारे शरीर को ऊर्जा कब देती है। वसा ऐसे नहीं है कि एनी टाइम वसा ऊर्जा देने का काम करती है ना, वसा तो हमारे शरीर में जमा हो जाती है। ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। वसा कब ऊर्जा देती है, जब व्यक्ति क्या रखता है, भूख हड़ताल रखता है। ठीक है, जब उसको उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, तो हमारी वसा क्या करेगी, हमारे शरीर को एनर्जी देना काम करना स्टार्ट कर देगी, वो टूटना शुरू कर देगी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी, 1 ग्राम फैट के अंदर 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा भूख हड़ताल के समय देती है। और एक क्वेश्चन आता है, वसा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कितने गुना एनर्जी देती है, तो 4 का दुगुना है ना, तो 2 गुना एनर्जी देती है। तो ये समझ गए होंगे आप 3 पॉइंट। अब देखो, अब वसा के नुकसान क्या है। ठीक है, वसा का नुकसान, अधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर फैट चली गई तो उसका नुकसान क्या होगा। पहला नुकसान तो ये होगा कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना मेरे बच्चों। ठीक है, ज़्यादा अगर आप खाओगे ना ऑयली फूड, तला हुआ भोजन, ठीक है, बर्गर, चाउमीन, जो तेल में फ्राई कर करके आपको दिए जाते हैं और आप चाव से खाते हो उन चीज़ों को, ठीक है, चटोरे हो गए हो। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, तो कोलेस्ट्रॉल का जब हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाएगा ना, किससे, वसा की अधिक मात्रा के सेवन से, तो क्या होगा, हमारे हृदय की एक धमनी होती है, हृदय की एक कोरोनरी धमनी क्या हो जाती है, ये ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, जब अपन क्या पढ़ रहे थे, लीवर पढ़ रहे थे। ठीक है, तब अपन ने पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल, वहां पे वर्ड आया था कोलेस्ट्रॉल, जब अपन स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे ना पाचन तंत्र के बारे में, तब वर्ड आया था कोलेस्ट्रॉल। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि हमारे शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हमारा जो हार्ट होता है ना, उसकी कोरोनरी धमनी ब्लॉक हो जाती है, आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। और ब्लॉक होने से क्या हो जाएगी, कैसी कंडीशन आ जाएगी, हृदय घात की कंडीशन आ जाएगी। हमें क्या आ सकता है, हार्ट अटैक जैसी समस्या आ सकती है। और ये जो कोरोनरी धमनी के ब्लॉक होने वाली कंडीशन है ना, इस रोग को क्या कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, क्या कहा जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और हमारी कोरोनरी धमनी का ब्लॉक हो जाना ही है। और ये किस कंडीशन से होता है, तो ये वसा के अधिक मात्रा से सेवन होने से ये पहली कंडीशन हमारे शरीर में आती है। दूसरी, सबको पता है, ज़्यादा ऑयली फूड खाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा, दूसरी जो कंडीशन आती है ना, वो आता है मोटापा। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। तो अगली क्या कंडीशन आती है, मोटापा। ठीक है, अधिक अगर आप तेलीय फूड खाओगे, अधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर वसा हो जाएगी, तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, मोटापा। अब देखो, यहाँ से इतना ही ध्यान में रखना है, जो मोटापा का पता है वो किससे लगाया जाता है, तो पता लगाया जाता है BMI से। ठीक है, क्या है, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। क्या, बॉडी मास इंडेक्स। इससे क्या पता लगाया जाता है, मोटापा का पता लगाया जाता है। अब देखो ये BMI क्या है, इसको हल्का सा समझ लो आप, सिंपल सा, BMI एक फॉर्मूला होता है। BMI का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ऊपर तो लिखा जाता है वेट, यानी अपना जो वजन है ना वो,
और नीचे लिखा जाता है जो अपनी हाइट होती है ना उसका स्क्वायर। ठीक है, वजन किस में लिखेंगे तो केजी में लिखेंगे, और हाइट किस में लिखेंगे मीटर में, केजी बाई मीटर स्क्वायर। और इसका मान निकाला जाता है, और इसके मान से क्या क्या पता लगता है तो देखो, अगर इसका जो आंसर आएगा ना आपका निकल के, जैसे आप अपने पे ट्राई करके देख लेना, इसका आंसर अगर 18 से नीचे आए, 18 से नीचे, तो आप क्या हो, अंडरवेट हो, मतलब कमजोर हो, आपका वजन कम है अपनी बॉडी की हाइट के अकॉर्डिंग, क्या हो, अंडर वेट। अगर 18 से 25 के बीच में आता है, जो आंसर निकल के आ रहा है वो 18 से 25 के बीच में आता है, तो आप क्या हो, नॉर्मल कंडीशन में हो, नॉर्मल कंडीशन में हो। जब आपका आंसर निकल के आएगा 25 से 30 के बीच में, 25 से 30, तो आप किस कंडीशन में हो, ओवरवेट में हो, आपका वजन बढ़ चुका है। ठीक है, और जब आपका 30 से अधिक आ गया तो अब आप किसके शिकार हो गए, ओबेसिटी, मतलब मोटापा के शिकार हो गए। तो बीएमआई से अपन ने क्या पता लगाया, मोटापा का पता लगाया। तो सिंपल सा अपन ने सारी कुछ चीज़ें पढ़ ली बच्चों। वसा किससे बनी होती है, वसा क्या काम करती है हमारे शरीर के अंदर, वसा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, और उसके बाद में अपन ने जाना किसके बारे में, अगर हमारे शरीर में अधिक मात्रा में फैट हो गई तो उससे नुकसान क्या होगा। उससे नुकसान क्या होगा, एक तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमारी कौन सी कोरोनरी जो धमनी है वो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वसा जम जाएगी, और वो ब्लॉक होने से हमें क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, और जिसे क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा मोटापा जैसी समस्याएं। मोटापा जैसी समस्याएं कब आती है, जब अधिक मात्रा में व्यक्ति क्या खाता है, ऑयली फूड खाता है। अब वो जमा होती रहती है, अपन कार्बोहाइड्रेट भी लेते रहते हैं, तो वो स्किन के नीचे क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, और मोटापा जैसी बीमारियां हो जाएगी। मोटापा का किससे पता लगाते हैं, बीएमआई से पता लगाते हैं। बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, केजी बाई मीटर स्क्वायर। अगर 18 से नीचे अंडरवेट। एक देखो, एक पायसीकरण जैसा वर्ड भी और आता है स्टेप इसी वसा में, पायसीकरण क्या है, तो वसा का टूटना है, वसा का टूटना। अपन ने देखा था कि इधर से ये टूटने का काम कौन करता है, जो अपना लीवर होता है ना, लीवर से क्या निकलता है, पित्तरस। ठीक है, पिछली क्लास में देखा था, पित्तरस ग्रहणी वाले हिस्से पर आके गिरता है, और वो क्या काम करता है, वसा के पायसीकरण का काम करता है। ठीक है, तो वसा का टूटना, पायसीकरण। तो सिंपल सा अपन ने वसा के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। पहली चीज वसा किससे बनी, अगली आप क्या जानोगे, वसीय अम्ल क्या होते हैं, ग्लिसरॉल क्या होते हैं, संतृप्त वसा क्या होती है, असंतृप्त वसा क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से क्या होगा, और प्लस आगे मोटापा जैसी बीमारियां किससे होती है। तो आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आपको क्लासें अच्छी लगती है तो इनको आपके फ्रेंड्स के जो भी ग्रुप है ना, इनमें शेयर कर दिया करो। आप शेयर करोगे ना, बीच में 3-4 दिन क्लासें बंद रही, आपकी क्लासें कंटिन्यू होगी, वो किसी टेक्निकल कारण की वजह से बंद रही, आज से कंटिन्यू आपको क्लास देखने को मिलेगी। और जो पीछे के जो टॉपिक हुए हैं ना, जैसे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो उसके अच्छे से नोट्स बना लें। अगला अपन ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, तो उसको अच्छे से लिख लें, प्रोटीन को लिख लें, और फिर वसा को लिखें। और वसा वाले वीडियो को आप जो संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा के बीच में मैंने डिफरेंस बताया ना, उसको एक बार रोक के वापस देखें, जिससे वो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर पूरी तरह सेट हो जाएगी। पूरी बायोलॉजी का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अच्छे से सुनते हो, ठीक है, आप अगर एक अच्छे श्रोता हो, आप अच्छे से चीज़ों को सुनते हो, समझते हो, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को लिंक भेजें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।